स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। 1975 के आपातकाल को लोकतंत्र के एक काले अध्याय के रूप में देखा जाता है और आज भी 25 जून को इसे याद किया जाता है और इंदिरा सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता है। तो इसी संदर्भ में हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं जिसके चलते इंदिरा सरकार को आपातकाल लागू करना पड़ा, क्या ये उचित था और इसके क्या परिणाम हुए। भारतीय राजनीति में 1975 के आपातकाल को लोकतंत्र के एक काले अध्याय के रूप में जाना जाता है और आज भी इसकी आलोचना की जाती है कि किस प्रकार इंदिरा गांधी ने संवैधानिक तंत्र को अपने जिद के आगे बौना कर दिया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसे क्यों लागू किया गया और इसके क्या परिणाम हुए। जैसा कि हम जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद कांग्रेस में उत्तराधिकारी को लेकर एक संकट खड़ा हो गया। पुराने कांग्रेसी नेताओं ने इंदिरा गांधी को आगे किया। चूँकि नेहरू बेहद लोकप्रिय नेता थे और उनकी लोकप्रियता को भुनाने का ये अच्छा तरीका था कि उनकी बेटी को आगे किया जाए। इंदिरा गांधी राजनीति में नई थी, इसलिए पुराने कांग्रेसियों की ये सोच थी कि नेहरू की लोकप्रियता का फ़ायदा उठाया जाए और इंदिरा हमारे इशारों पर चलेंगी। लेकिन इंदिरा गांधी एक दूरदर्शी सोच वाली महिला थी। बहुत ही कम समय में उन्होंने पार्टी पर अपना वर्चस्व बना लिया और पुराने कांग्रेसियों को दरकिनार कर दिया। 1969 के राष्ट्रपति पद के चुनाव में इंदिरा गांधी के उम्मीदवार बीबी गिरी विजयी हुए और कांग्रेस के उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी की हार हुई। इंदिरा एक ताकतवर नेता के रूप में उभरी, जिनका पार्टी पर पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। 1971 के चुनाव में इंदिरा गठबंधन को 375 सीटें मिली, जिसमें उनकी महत्वाकांक्षा और बढ़ गई। देश के अंदर दलगत प्रतिस्पर्धा काफ़ी तीखी और ध्रुवीकृत हो गई। इंदिरा गांधी का वर्चस्व सिर्फ प्रशासन पर ही नहीं हुआ, बल्कि न्यायपालिका से भी उनका टकराव बढ़ने लगा। सरकार के कई फैसलों को न्यायपालिका द्वारा संविधान विरोधी करार दिया गया। कांग्रेस में टूट के कारण पुराने कांग्रेसी किसी भी स्थिति में इंदिरा गांधी के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहते थे। अब हम देखेंगे कि इस आपातकाल की पृष्ठभूमि क्या थी। 1975 के आपातकाल के पूर्व और बाद में देश के अंदर कई सारी ऐसी घटनाएं हुईं जिसकी भूमिका लंबे अरसे से तैयार हो रही थी। इन घटनाओं में मुख्य थे 1971 में इंदिरा गांधी की अभूतपूर्व विजय, 1973 में संवैधानिक परंपरा का उल्लंघन करते हुए 3 वरिष्ठ जजों की उपेक्षा कर चौथे नंबर के जज को मुख्य न्यायाधीश बनाना, विपक्ष और पुराने कांग्रेसियों के विरोध को दबाना और अपने वर्चस्व का प्रदर्शन करना। आपातकाल के दौरान जो घटनाएं हुई उनमें 25 जून 1975 के दिन आंतरिक आपातकाल की घोषणा, संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए न्यायपालिका के न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार का निलंबन और न्यायिक कार्यवाही का निलंबन, निवारक निरोध अर्थात प्रिवेंटिव डिटेंशन का देशव्यापी दुरुपयोग, न्यायिक नियुक्तियों में हस्तक्षेप और न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी, प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति पर आघात, शांतिपूर्ण सम्मेलन और प्रदर्शन के अधिकार की समाप्ति, उद्योगपतियों और व्यापारियों तथा विरोधियों के खिलाफ छापे, संसद की शक्तियों को कम करना और कार्यपालिका की शक्तियों में निरंतर वृद्धि और प्रधानमंत्री सचिवालय का बढ़ता प्रभाव, सरकारी सेवाओं और अफसरों की निष्पक्षता तथा स्वतंत्रता को समाप्त करने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रयोग। हम जानते हैं कि 1971 का चुनाव इंदिरा गांधी ने अपने गरीबी हटाओ के नारे के आधार पर जीता था, लेकिन बाद के वर्षों में देश की सामाजिक और आर्थिक दशा में विशेष सुधार नहीं हुआ। बांग्लादेश आए शरणार्थियों के कारण भारत की आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई थी और पाकिस्तान से युद्ध के कारण अमेरिका भी भारत को हर तरह की सहायता देना बंद कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कई गुना वृद्धि हो गई।
जिससे रही सही कसर भी पूरी हो गई। इसके चलते महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हुई, जिससे लोगों की कठिनाइयां बढ़ने लगी। देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति, प्रशासन में पक्षपात, असंतोष, इंदिरा गांधी की मनमानी तथा चाटुकारों की भूमिका के चलते कांग्रेस की स्थिति बिगड़ने लगी। औद्योगिक विकास की दर कम हो गई और बेरोजगारी बढ़ गई। खर्च को नियंत्रित करने के लिए कर्मचारियों के वेतन रोके जाने लगे, जिससे उनमें व्यापक असंतोष बढ़ने लगा। 1973-74 में मानसून ने भी धोखा दे दिया, जिससे कृषि उत्पाद में 8% की कमी आ गई। देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। इन प्रतिकूल परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए विपक्ष ने इनको बड़े कुशल ढंग से भुनाया और गैर कांग्रेसी राजनीतिक दलों ने बड़े कारगर तरीके से जन विरोध का नेतृत्व किया। 1960 के दशक से देश में छात्र राजनीति भी गरमाने लगी थी और सरकार के खिलाफ स्वर उभरने लगे थे। 1970 के दशक में यह स्वर और मुखर हो गया। दूसरी तरफ संसदीय राजनीति में विश्वास नहीं रखने वाले मार्क्सवादियों के भी विरोध के स्वर उभरने लगे थे। वे मौजूदा व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हथियार उठाने लगे थे। ऐसे में 4 बड़ी घटनाओं ने विरोध को और भी मुखर कर दिया। ये 4 बड़ी घटनाएं थी: गुजरात आंदोलन, बिहार आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन और 1974 का रेल हड़ताल। 1974 के जनवरी महीने में गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते मूल्यों तथा प्रशासनिक पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन में वहां के बड़े राजनीतिक दल भी शामिल हो गए और यह आंदोलन विकराल रूप धारण करने लगा, जिसे देखकर सरकार ने वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। राज्य में दोबारा चुनाव कराने की मांग उठने लगी। इसमें सबसे अग्रणी रहे कांग्रेस ओ के नेता मोरारजी देसाई। उन्होंने कहा कि यदि राज्य में चुनाव नहीं कराया गया तो वे भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। विपक्षी दलों के दबाव के कारण वहां चुनाव हुए और कांग्रेस की पराजय हुई। छात्रों का यह आंदोलन सिर्फ गुजरात तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह बिहार में भी फैल गया। बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्रों ने आंदोलन शुरू किया, जिसे संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया। आंदोलन में सभी तबके के लोग जुड़ने लगे। जयप्रकाश नारायण द्वारा बिहार सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई। इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने के लिए जयप्रकाश नारायण ने जनता के संसद मार्च की अगुवाई की। यह अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन साबित हुआ। तीसरी घटना नक्सलवादियों की थी। दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी पुलिस थाने के क्षेत्र में 1967 अर्थात 1967 में एक किसान विद्रोह हुआ, जिसकी अगुवाई मार्क्सवादी दल के स्थानीय काडर के लोग करने लगे। नक्सलवाड़ी थाने से फैला यह आंदोलन भारत के कई भागों में फैल गया। 1969 में दल 2 भागों में बंट गया और मार्क्सवादी लेनिनवादी नाम से चारू मजूमदार के नेतृत्व में नए दल का गठन हुआ। ये लोग देश में क्रांति लाने के लिए गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिए। इनके खिलाफ कड़े कदम उठाए गए, लेकिन इनका फैलाव होता रहा और आज भी हमारी सरकार को इन नक्सलवादियों की कार्रवाई से हर साल व्यापक क्षति उठानी पड़ रही है। चौथी घटना थी रेल हड़ताल। 1974 में रेलवे कर्मचारियों के संघर्ष से संबंधित राष्ट्रीय समन्वय समिति ने जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों की एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। सरकार ने इस हड़ताल को असंवैधानिक माना और उनकी मांगों को मानने से इनकार कर दिया। सरकार ने अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और रेल लाइनों की सुरक्षा के लिए सेना लगा दी गई। हड़ताल तो बिना किसी समझौते के ही समाप्त हो गई, जिससे मजदूरों में भारी असंतोष पैदा हो गया। जिस घटना ने इंदिरा गांधी की सबसे ज़्यादा आलोचना हुई, अर्थात जिस घटना से इंदिरा गांधी की सबसे ज़्यादा आलोचना हुई, वो थी न्यायपालिका से संघर्ष। इन तमाम परिस्थितियों के बीच सरकार और न्यायपालिका के बीच जबरदस्त मतभेद उभरे। सरकार के कुछ निर्णयों के विरुद्ध न्यायपालिका का निर्णय आया, जैसे क्या संसद नागरिकों के मौलिक अधिकार में कटौती कर सकती है, जिसका जवाब था कि संसद नागरिकों के मौलिक अधिकार में कटौती नहीं कर सकती। दूसरा था कि क्या संसद संपत्ति के अधिकार में काट छांट कर सकती है।
संसद नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावकारी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है। इस संबंध में न्यायपालिका का जवाब था कि सरकार ऐसे संशोधन नहीं कर सकती जिससे संपत्ति के अधिकार में कटौती हो, और तीसरे निर्णय को तो संसद ने निरस्त ही कर दिया, क्योंकि 1973 में केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय यह कह चुका था कि संविधान का एक मूल ढांचा है जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही इंदिरा गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जो वरीयता में चौथे नंबर पर थे। न्यायालय में यह परंपरा रही है कि जो सबसे वरिष्ठ होगा उसे ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। न्यायमूर्ति एएन खरे को मुख्य न्यायाधीश बनाते ही ऊपर के तीनों न्यायाधीशों ने इस्तीफा दे दिया। ये सारी परिस्थितियां सरकार के प्रतिकूल जा रही थीं और सरकार के खिलाफ माहौल तैयार होता जा रहा था। 12 जून 1975 को एक बड़ी घटना हुई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी की लोकसभा के लिए निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया। अब वो कानूनन सांसद नहीं रही। इंदिरा गांधी इस फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय गईं। 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और कहा कि इस मामले की जब तक सुनवाई नहीं हो जाती इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेंगी, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं लेंगी। इन तमाम घटनाओं के विरोध में पूरा विपक्ष लामबंद हो गया और इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग करने लगा। तमाम दलों द्वारा 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। जयप्रकाश नारायण ने बड़े ही अहिंसात्मक ढंग से जुलूस का नेतृत्व किया और राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस और सरकारी कर्मचारियों को भी अनैतिक और असंवैधानिक आदेशों को नहीं मानने की अपील की। उनके इस आह्वान से सरकारी कामकाज ठप होने का अंदेशा पैदा हो गया। देश की राजनीतिक हवा पहले से और ज़्यादा प्रतिकूल हो गई। सरकार ने इन तमाम घटनाओं के आलोक में 25 जून 1975 के दिन देश में धारा 352 के तहत आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा कर दी। सरकार का मानना था कि संकट की इस घड़ी में आपातकाल लागू करना अत्यंत आवश्यक था। आधी रात के बाद विपक्षी दलों के अनेक नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हुई। परिवार नियोजन को लागू करने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया। सरकार के इस कदम से आंदोलन तो रुक गया, लेकिन लोगों में विरोध की ज्वाला और तेज हो गई। सरकार द्वारा प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दिया गया, अर्थात कुछ भी छापने से पहले सरकार को दिखाना होगा। सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका से आरएसएस और जमायते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर रोक लगा दिया गया और नागरिकों के मौलिक अधिकार को निष्प्रभावी कर दिया गया। अधिकारों के बहाली के लिए न्यायपालिका के दरवाजे बंद कर दिए गए। इसी दौरान संविधान में अनेक संशोधन किए गए। इन संशोधनों में कुछ महत्वपूर्ण थे, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निर्वाचन को कोई अदालत में चुनौती नहीं देगा। यह इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित करने के आलोक में ही किया गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक तरह से पूरे संविधान को बदलने की कोशिश की गई। सबसे दुखद पहलू यह था कि इसमें न्यायपालिका के पर कतरने की पूरी कोशिश की गई। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को सीमित कर दिया गया और कानून की संवैधानिक वैधता से संबंधित मामलों पर निर्णय देने के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या निर्धारित करने तथा किसी विशेष कानून को संवैधानिक दृष्टि से वैध घोषित करने के लिए कम से कम 2/3 न्यायाधीशों के विशेष बहुमत की व्यवस्था को लागू कर दिया गया। इन संशोधनों द्वारा प्रधानमंत्री को एक तरह से संवैधानिक तानाशाह बना दिया गया। हालांकि सरकार बदलने के बाद इन संशोधनों को रद्द कर पहले वाली स्थिति बहाल कर दी गई। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या आपातकाल लागू करना जरूरी था? क्या परिस्थितियां वाकई ऐसी थी कि आपातकाल लागू कर दिया जाए? इसका जवाब है नहीं। लोकतंत्र में सरकार की आलोचना का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है। यदि सरकार तानाशाह हो जाए या ऐसी नीतियां बनाए जिससे जनता परेशानी में पड़े, तो जनता को इसका विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है। सरकार ने अपने इस कार्य के समर्थन में ये तर्क दिया कि संवैधानिक ढंग से निर्वाचित उनकी सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है। शाह आयोग, जो जनता पार्टी की सरकार द्वारा आपातकाल की जांच के लिए गठित किया गया था, उसके सामने भी इंदिरा गांधी ने कहा था
कि विनाशकारी शक्तियां सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रमों में टांग अड़ा रही थीं और उन्हें गैर संवैधानिक साधनों के सहारे सत्ता से बेदखल करना चाहती थीं। अपने संबोधन में श्री गांधी ने कहा कि लोकतंत्र के नाम पर खुद लोकतंत्र की राह रोकने की कोशिश की जा रही है। विघटनकारी ताकतों का खुला खेल जारी है और सांप्रदायिक उन्माद को हवा दी जा रही है। इन तमाम तर्कों से श्रीमती गांधी ने अपने कदम को जायज ठहराया, परंतु यह सच है कि लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को ठप करके आपातकाल लागू करने जैसे कठोर कदम उठाने की आवश्यकता नहीं थी। वास्तविकता ये थी कि खतरा देश की एकता और अखंडता को नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ कांग्रेस और स्वयं प्रधानमंत्री को था। आलोचकों का मानना है कि इंदिरा गांधी ने संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग कर अपने निजी शक्ति एवं सत्ता बचाने के लिए इन तमाम संवैधानिक ताकतों का इस्तेमाल किया। यद्यपि आपातकाल के दौरान बहुत से कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया गया, जैसे 20 सूत्री कार्यक्रम, जिसमें भूमि सुधार, भू पुनर्वितरण, खेतीहर मजदूरों के पारिश्रमिक पर पुनर्विचार, बंधुआ मजदूरी की समाप्ति इत्यादि भी शामिल था। यद्यपि आपातकाल लागू होने के बाद गरीब और ग्रामीण जनता की उम्मीद बढ़ी और उनको लगा कि सरकार कल्याणकारी योजनाओं को कारगर तरीके से लागू करेगी, परंतु सरकार ने ज़्यादातर वादे पूरे नहीं किए और सरकार द्वारा ज्यादतियाँ की गई। आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा जो ज्यादतियाँ की गई और जिस प्रकार संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया, इससे लगा कि लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। लेकिन आपातकाल खत्म होते ही बहुत जल्द पुनः हमारी संवैधानिक व्यवस्था पटरी पर लौट आई और इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय भूमि से लोकतंत्र को समाप्त कर पाना आसान नहीं है और भारतीय लोकतंत्र की जड़ें बहुत ही गहरी और मजबूत हैं। आपातकाल की समाप्ति के बाद चुनाव हुए और इंदिरा गांधी के तमाम विरोधियों द्वारा गजब की एकता दिखाई गई। सब ने मिलकर जनता पार्टी बनाई। चुनाव में इंदिरा कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई और जनता पार्टी की सरकार बनी, परंतु प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर जो रस्साकसी हुई, उसके चलते यह सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। इनके आपसी कलह का लाभ इंदिरा गांधी ने उठाया और चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद का लालच देकर सरकार गिरवाने में अहम भूमिका निभाई, परंतु इन मौके पर समर्थन वापस लेकर चौधरी चरण सिंह के मंसूबे पर इंदिरा गांधी ने पानी फेर दिया। चौधरी चरण सिंह द्वारा लोकसभा भंग कर दी गई और जब चुनाव हुआ तो पुनः भारी बहुमत से इंदिरा गांधी सत्ता में वापस लौटी। अब हम अगले पार्ट में देखेंगे कि जनता पार्टी की सरकार जब बनी उस दौरान कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई और किस तरह से प्रधानमंत्री पद को लेकर के रस्साकसी चली और चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनकर भी संसद में नहीं जा पाए। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।